पानी, ये सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये एक कलाकार है, एक इंजीनियर है जो जमीन को आकार देता है, सभ्यताओं को पालता है और किसी भी देश की कहानी लिखता है। और जब बात भारत की आती है तो इसकी कहानी असल में इसकी नदियों की ही तो कहानी है। नक्शे पर ये जो लकीरें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये तो भारत की नसें हैं, इसकी लाइफलाइंस हैं। एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क जो इस जमीन को सींचता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। तो चलिए आज इसी कमाल के सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी इलाके को समझने के लिए सबसे पहले उसका अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम समझना पड़ता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये जमीन का अपना प्लम्बिंग सिस्टम हो, नालियों और चैनलों का एक पूरा जाल। और ये जाल हमें उस जगह के बारे में सब कुछ बता देता है, उसकी बनावट कैसी है, ढलान किधर है, अरे यहाँ तक कि जमीन के नीचे चट्टानें कैसी हैं, इसकी भी कहानी सुनाता है। भारत की नदियों की कहानी को समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें दो परिवारों में बांटकर देखना। एक परिवार है नौजवान, जिसमें जोश है, बेचैनी है, और दूसरा परिवार है पुराना, तजुर्बेकार और शांत। एक आता है हिमालय की ऊंचाइयों से तो दूसरा आता है पुराने पठार से। और इन दोनों परिवारों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हिमालय की नदियां एकदम यंग हैं, इन्हें पानी मिलता है ग्लेशियर से, मतलब साल के 365 दिन पानी बहता रहता है। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी हैं और ये पूरी तरह मानसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं, तो इनका वाटर लेवल बहुत घटता बढ़ता रहता है। और जानते हैं, यही उम्र और पानी के सोर्स का फर्क तय करता है कि इनकी घाटियां कैसी दिखेंगी। तो चलिए पहले मिलते हैं इस नौजवान परिवार से, हिमालय की नदियों से। इनमें गजब की एनर्जी है, ये पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बनाती हैं और लगातार हमारे उत्तरी मैदानों की शक्ल बदल रही हैं। तो इनकी खासियत क्या है? पहली बात, इन्हें पानी पिघलती बर्फ और बारिश दोनों से मिलता है, इसीलिए ये साल भर बहती हैं। दूसरी बात, ये पहाड़ों से उतरते हुए अपने साथ ढेर सारी गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, लेकर आती हैं। अब इसी सिल्ट की वजह से हमारे मैदान इतने उपजाऊ हैं, लेकिन इसी सिल्ट के कारण ये नदियां बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं और अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहाड़ों से इतनी ज्यादा गाद लाती है कि इसका अपना ही रास्ता भर जाता है और फिर पानी को फैलने के लिए नया रास्ता बनाना पड़ता है, और नतीजा विनाशकारी बाढ़। इस हिमालयी परिवार में 3 बड़े सिस्टम्स हैं, पश्चिम में सिंधु, बीच में गंगा और पूरब में ब्रह्मपुत्र। आज हम बात करेंगे सबसे अहम, सबसे पवित्र नदी सिस्टम की, गंगा की। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। सोचिए, देश का लगभग 1/4 हिस्सा इसी के दायरे में आता है और करोड़ों लोगों को जिंदगी देता है। और इसकी लंबाई जरा अंदाजा लगाइए, पूरे 2525 किलोमीटर। गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक का एक लंबा सफर। और हाँ, ये सफर ये अकेले तय नहीं करती। रास्ते में यमुना, घाघरा, कोसी और सोन जैसी कई बड़ी बड़ी नदियां इसमें आके मिलती हैं, जो इसे और विशाल बना देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे परिवार की, प्रायद्वीपीय नदियों की। ये हिमालय की नदियों के मुकाबले बहुत बहुत पुरानी और शांत हैं। इन्होंने सदियों से उस कठोर चट्टानी पठार पर अपना रास्ता बना रखा है। हिमालय की नदियों की तरह इनमें साल भर पानी नहीं रहता, ये पूरी तरह मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, तो गर्मियों में इनका बहाव बहुत कम हो जाता है। और इनकी घाटियां देखिए, चौड़ी हैं, उथली हैं, जो बताती हैं कि ये लाखों साल से एक ही रास्ते पर बह रही हैं, बिना ज्यादा छेड़छाड़ के। इस परिवार की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसका साइज और इसकी अहमियत इतनी है कि इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक 1465 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो इसे गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। तो हमारे पास ये 2 अलग अलग नदी परिवार हैं, कुछ पूरब की तरफ बहती हैं तो कुछ पश्चिम की तरफ। पर यह तय कैसे होता है? क्या चीज़ है जो फैसला करती है कि पानी बंगाल की खाड़ी में जाएगा या अरब सागर में? इसका जवाब एक ऐसी लाइन में छिपा है जो पूरे देश से होकर गुजरती है, लेकिन हमें दिखती नहीं। ये लाइन है भारत का महान जल विभाजक, अ ग्रेट वाटर डिवाइड। ये असल में ऊंची जमीन की एक लकीर है जो दिल्ली रिज, अरावली और फिर पश्चिमी घाट के साथ साथ चलती है। अब होता क्या है कि इस लाइन के पूरब में गिरी बारिश की हर एक बूंद घूम फिरकर बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी, और जो बूंद पश्चिम में गिरी उसका आखिरी ठिकाना होगा अरब सागर।
और इस एक लाइन का असर कितना बड़ा है वो देखिए। भारत का लगभग 77% नदी का पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है और सिर्फ 23% अरब सागर की तरफ। मतलब एक अकेली ज्योग्राफिकल लाइन देश के ज्यादातर पानी की किस्मत तय कर देती है। अब एक और मजेदार बात, नदियां सिर्फ बहती नहीं हैं, वो जमीन पर अपनी एक पहचान, एक सिग्नेचर छोड़ती हैं, पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न हमें जमीन के नीचे के जियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, ये 4 मुख्य पैटर्न हैं। सबसे कॉमन है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक, जो बिल्कुल पेड़ की टहनियों जैसा दिखता है। ये आपको उत्तरी मैदानों में खूब मिलेगा। फिर है अरीय या रेडियल, जब नदियां एक ऊंचे पॉइंट से, जैसे अमरकंटक की पहाड़ियों से, चारों दिशाओं में निकलती हैं। इसके अलावा जालीनुमा और अभिकेंद्री पैटर्न भी होते हैं, और हर पैटर्न के बनने के पीछे एक अलग भूवैज्ञानिक वजह होती है। ये सचमुच पानी से बनाई गई प्रकृति की अपनी आर्ट है। ये नदी सिस्टम, जिन्होंने हजारों साल से इस जमीन को संभाला है, आज खुद बहुत गंभीर मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और ये मुश्किलें बहुत उलझी हुई हैं। एक तरफ देखिए, देश के किसी हिस्से में भयंकर बाढ़ आई हुई है, तो दूसरी तरफ सूखा पड़ा है। ऊपर से इंडस्ट्री और शहरों का बढ़ता प्रदूषण हमारी नदियों की सेहत खराब कर रहा है, और पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच झगड़े भी बढ़ रहे हैं। हाँ, इन चुनौतियों से निपटने की कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम, जो गंगा को साफ करने और उसे एक नई जिंदगी देने का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो भारत की नदियां इसकी आत्मा हैं, एक ऐसा धागा जो इसके अतीत, आज और आने वाले कल को एक साथ जोड़ता है। ये हमें जिंदगी देती हैं, लेकिन आज खुद भारी दबाव में हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें प्रकृति के इन सदियों पुराने रास्तों पर ही चलना चाहिए, या फिर बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने जैसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए? इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजना ही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।